Students, hope you are fine. Now we are going to start the next topic of the chapter 4, Geography, Agriculture. The topic is plantation. प्लांटेशन क्या है? जैसे हम लास्ट में कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम एंड एग्रीकल्चर के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. तो प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशंस आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग क्या? वो फार्मिंग जिसके थ्रू हम अपनी बेचने के लिए फसल जो ग्रो करते हैं, पैसा कमाने के लिए जो फसलें हम, जो क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, उन्हें कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है. ठीक है. तो प्लांटेशन आर अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी. जहाँ पर सिंगल क्रॉप, उनमें से कौन कौन सी क्रॉप्स हैं सिंगल क्रॉप में? टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. ये ग्रो की जाती हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की ज़रूरत होती है. कैपिटल आर रिक्वायर्ड, यानी कि पैसा, मनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप को ग्रो करेंगे तो उसके लिए लेबर की भी ज़रूरत होगी, ज़्यादा ज़मीन की भी ज़रूरत होगी और ज़्यादा पैसा लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और उतने ज़्यादा हमें इनकम होगी. ठीक है. द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय द फैक्ट्रीज, यानी कि नियर बाय द फैक्ट्रीज में रखी जा सकती हैं. जैसे अगर सपोज करो बनाना है तो बनाना सारा तो एकदम से नहीं सेल के लिए ले जाया जा सकता, तो वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है. या टी है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें, उनके सीड्स जो होते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. नेटवर्क, जो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, इस चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, जो क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये अगर होगी तभी हम आगे जहाँ पे हमने सेल करना है उनको, इन क्रॉप्स को मंडियों में लेके जाना है या जहाँ पे भी लेके जाना है, तो वहाँ पर अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट सफिशेंट नहीं होगी, अवेलेबल नहीं होगी, तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे. ये आप लोगों को पिक्चर्स में ये देखो प्लांटेशन दिखाई जा रही है. ठीक है. वीट हार्वेस्टिंग हो रही है, राइट कल्टीवेशन हो रही है और बनाना प्लांटेशन हो रही है. तो ये कमर्शियल फार्मिंग में है. अब सबसे बड़ी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेजर क्रॉप्स. ठीक है. मेजर क्रॉप्स क्या होती हैं? आप ये देखिए कि हम एग्रीकल्चर के बारे में तो जानते हैं, हमने एग्रीकल्चर के बारे में लास्ट टॉपिक में हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि हम किन क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको कर ही क्यों रहे हैं, ये सब हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब हम मेनली ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की जो एग्रीकल्चर है वो कैसे होती है, या कहाँ पे कौन सी क्रॉप जो है वो लार्ज स्केल पे होती है. क्रॉप्स आर वेरी एसेंशियल. ठीक है. अब हमें सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जो क्रॉप है वो हमें कहाँ पर कैसे मिलती है. आप ये देख रहे हो कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, फिर आप उस चीज़ को रिवाइज़ करोगे, जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसको लर्न करने की कोशिश करोगे. तो ये सब काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है. हमारे अंदर एनर्जी है, एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन ये एनर्जी हमारे पास आती कहाँ से है? हमें एनर्जी कहीं से हम लेंगे तभी तो हमारे अंदर आएगी ना. तो एनर्जी हम जब अपना खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हम लेते हैं, तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है. तो लेकिन ये एनर्जी वाले प्रोडक्ट्स जो हैं, या ये जो चीज़ें हैं, ये हमें कहाँ से मिलती हैं? क्रॉप्स से, प्लांट्स से. ठीक है. तो हम क्या कहेंगे? प्लांट्स आर ओनली वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी, फूड, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. अब लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स को ग्रो करना ज़रूरी है.
ठीक है। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब क्रॉप्स जो हैं, फसलें जो हैं, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं किनको, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे अपने यहीं पे देख लेते हैं हम, शुगर मिल है, तो शुगर मिल में जब हमारा ये शुगर केन जाएगा तभी तो उससे चीनी बनेगी ना, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाई जाती हैं क्रॉप्स रॉ मटेरियल के रूप में। मेजर फूड क्रॉप्स आर क्या हैं? वीट है, राइस है, मेज़ है। अब वीट से ले लेते हैं। वीट से हमें आटा तभी प्रोवाइड होता है जब हम उसके गेहूं के दाने हम उनको वहाँ पे भेजेंगे, और फिर उस आटे से हमारी ब्रेड बनती है, रस बनते हैं, या कुछ भी हम पिज़्ज़ा वगैरह जो चीज़ें भी हम खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, वट, ठीक है। राइस है, मेज़ है एंड मिलेट्स है। ये हमारी फूड क्रॉप्स हैं। अब जूट और कॉटन जो है वो फाइबर क्रॉप्स हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी और कॉफ़ी। जो पेय पदार्थ, पीने वाले जो क्रॉप्स हैं वो हैं चाय और कॉफ़ी। तो सबसे पहले हम राइस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड. It is a staple diet of the tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic condition as in West Bengal and Bangladesh, 2-3 crops are grown in a year. राइस एक स्टेपल फूड है, मेन खाने वाली जो फसल है। इंडिया में या कहीं पे भी राइस हर जगह खाया जाता है, और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। ये इसके लिए ज़रूरत क्या होती है? हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, रेनफॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एल्यूवियल सॉइल में होता है। एल्यूवियल सॉइल, क्लेई सॉइल जो होती है वो पानी को रोक के रखती है, स्टोर करके रखती है अपने पास। तो इसलिए वहाँ पे चावल के जो प्लांटेशन की जाती है वो उसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाइना जो है वो इस में प्रोडक्शन में लीड कर रहा है। जापान और श्रीलंका, इजिप्ट जो ये भी राइस की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी लार्ज स्केल पे राइस की एग्रीकल्चर की जाती है। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में होती हैं, जहाँ पे साल में 2 और 3 क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेते हैं वीट, गेहूं। वीट के लिए क्या है? वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी कि मध्यम, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। द रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तब इसके लिए ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है, तेज़ धूप की ज़रूरत होती है, ताकि इसके अंदर इसके जो दाने होते हैं उसके अंदर शाइन और चमक और मिठास तभी पैदा होती है जब ये सनशाइन अच्छे रूप से आ जाती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल। इसके लिए बेस्ट जो लॉमी सॉइल है वो रिक्वायर्ड होती है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India it is grown in winter. इंडिया में ये विंटर्स में ग्रो की जाती हैं, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं अप्रैल में, तब इनकी हार्वेस्टिंग होती है। आप कभी नोटिस करो, इंडिया में जब बारिश होती है, सपोज करो मार्च में, अप्रैल में जब कभी बारिश हो जाए तो वो सारी जो क्रॉप होती है, फसल जो होती है वो ख़राब हो जाती है। जैसे ही वो नीचे गिर जाती है फसल, तो उसके दाने ब्लैक कलर के हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, कहते हैं ना गेहूं खराब हो गई, ठीक है। तो मिलेट्स, दे आर ऑल्सो नॉन एज कोरस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। मिलेट्स होते हैं जो मोटा अनाज होता है, जैसे बाजरा, जवार, रागी, ये सब मोटे अनाज में गिना जाता है, और इसके लिए सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा फर्टाइल मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ हार्डी क्रॉप, ये हार्ड क्रॉप होती है। नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर। इसके लिए बारिश की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और एडिक्वेट रेनफॉल, सफिशिएंट रेनफॉल, और जवार, बाजरा, रागी ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में ग्रो। अदर कंट्रीज नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर में होती हैं। आगे हम मेज़ ले लेते हैं।
मेज है, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इसके लिए ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है मक्के के लिए। एंड इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, और अच्छी फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है इसके लिए। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में। ठीक है, ये हमारी अब तक थी फूड क्रॉप्स। अब हमारी जो हैं वो फाइबर क्रॉप्स स्टार्ट होने वाली हैं, कॉटन एंड जूट। सबसे पहले हम कॉटन को देख लेते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रॉस्ट फ्री डेज होते हैं जब ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, जिससे जो मतलब किसी चीज़ को ख़राब कर देता है। ठीक है, तो ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। ब्राइट सनशाइन इसलिए ज़रूरत होती है कि आप देखो कि जितनी ज़्यादा तेज धूप इसके लिए होगी, तीखी धूप होगी, उतनी ज़्यादा कॉटन के बॉल्स में चमक आएगी, वाइटनेस आएगी। सो दैट्स वाई इसके लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत पड़ती है फॉर इट्स ग्रोथ। इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सोइल। ठीक है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉटन. It is one of the main raw material फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। कॉटन की बॉल्स जो हैं वो तोड़ी जाती हैं, उनको प्लांट से अलग करके, और फिर इसको फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसके अंदर से सीड्स निकाले जाते हैं। सीड्स निकालने के बाद फिर इसको कपड़ा बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए फिर इसको फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है। उसके बाद ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के क्लॉथ के रूप में हमारे सामने मार्केट में आ जाता है। तो हम इधर से ये भी देख लेते हैं, जूट भी देख लेते हैं। जूट वाज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक बेस्ट इंटरनल क्वेश्चन है और आपके दूसरे क्वेश्चंस में भी आएगा। जूट इज वाज नोन आल्सो गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन फाइबर जो है वो जूट है। इट ग्रोज वेल ऑन एल्यूवियल सोइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसके लिए एल्यूवियल सोइल की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये जंगलों में पाया जाता है, पेड़ों से निकलता है। ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द जूट। इंडिया और बांग्लादेश जो है वहाँ पे जूट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कॉफ़ी ले लेते हैं आगे। ठीक है, कॉफ़ी हमारा अब बेवरेजेस स्टार्ट हो रही हैं, कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल में होता है। वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है इसके लिए, हिली स्लॉप्स एरिया चाहिए होता है, मोर सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। यानी स्लॉपिंग एरिया पे, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो स्लॉपिंग एरिया से क्या होगा कि पानी नीचे बह जाएगा, वहाँ पे रुकेगा नहीं, इसलिए स्लॉपिंग एरिया पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है। ठीक है, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया। कोलंबिया एंड इंडिया। आगे टी है। टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। इसके लीव्स को तोड़ने के लिए यानी कि ये रेनफॉल ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ आपके सामने। टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल, फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव। इसके जो लीव्स होते हैं उनके लिए, जहाँ से चाय के दाने निकलते हैं। ठीक है, इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स। जेंटल स्लॉप्स की ज़रूरत होती है। लेबर इन लार्ज नंबर इज़ रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। उनके लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, क्योंकि पत्तों को तोड़ने के लिए इसकी छोटी छोटी जो पत्तियाँ होती हैं जिससे चाय के जो दाने बनते हैं, उसको तोड़ने के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। इंडिया में आप देखो, असम में सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी मिलती है, वेस्ट बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिज़ोरम है, उड़ीसा है। ये यहाँ पे बहुत अच्छी जो टी की जो लीव्स हैं वो वहाँ पे हमें मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखिए,
क्या है। अब तक तो हमने ये स्टडी किया कि एग्रीकल्चर होती क्या है, किन किन क्रॉप्स को, लेकिन अगर लो डेवलपमेंट होगी, एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी, तो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी। उनको जब अच्छा गेहूं नहीं मिलेगा, राइस नहीं मिलेगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है। देखें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of the increasing पॉपुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या है, रेफर्स टू द एफर्ट्स, बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फार्म प्रोडक्शन की ज़रूरत है, ताकि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है उनकी डिमांड्स को तरीके से अच्छे से पूरा किया जा सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज द इंक्रीजिंग। अब इसको कैसे कर सकते हैं, ये कैसे किया जा सकता है, ये बहुत सारे रास्ते हैं। सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, जो क्रॉप्ड एरिया है, जहाँ पे फसलें हमने उगानी है, जहाँ पे क्रॉपिंग करनी है, उस एरिया को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर के एरिया को बढ़ाया जाए। नंबर ऑफ क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन की जाए, ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स को ग्रो किया जाए। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यानी जो सिंचाई के यानी पानी देने के जो तरीके हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। स्प्रिंकलिंग है, ड्रिपिंग है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को पहले ऑलरेडी स्टडी करवा चुके हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जाएं, फर्टिलाइजर्स अच्छे तरीके से यूज़ किए जाएं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अच्छी मशीनरी यूज़ की जाए, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे या बीज डालने के टाइम पे या सिंचाई के टाइम पे जो मशीनें अच्छे से यूज़ होंगी, न्यू टेक्नोलॉजी वाली जो मशीन्स यूज़ होंगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होगी। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। अब इससे क्या है, अच्छी मशीनें यूज़ होंगी, अच्छा जब उसकी डेवलपमेंट होगी तभी तो हम इसकी फूड सिक्योरिटी को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकती है। क्योंकि अगर बीज जो है, सीड्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, फर्टिलाइज़र्स हम अच्छी क्वालिटी के यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि फसलों में, क्रॉप्स में जब कीड़ा लग जाता है, उनको इंसेक्ट्स जो हैं वो उस फसलों को खा जाते हैं, अंदर से खोखली हो जाती है, तो वो उसकी क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, तो वो फूड सिक्योरिटी नहीं हुई ना। अच्छा फूड सिक्योरिटी होगी तो पब्लिक के पास भी अच्छी क्वालिटी जाएगी और प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, ठीक है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप होती है डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग तरीक़ों से। डेवलपिंग कंट्रीज विद द लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं। वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर द सबसिस्टेंस, जहाँ पे कम जगह होगी वहाँ पे सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज़ की जाती है। लार्जर होल्डिंग आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, जहाँ पे ज़्यादा ज़मीन होगी, ज़्यादा होल्डिंग होगी, वहाँ पे सूटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर। इन यूएसए में कमर्शियल पर्पस के लिए एग्रीकल्चर की जाती है, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग यूज़ की जाती है। छोटे छोटे जो खेत होते हैं, छोटे छोटे जो फील्ड्स होते हैं किसानों के, वो अपने परिवार के लिए या अपनी जीविका को कहते हैं ना, अपने अर्निंग करने के लिए ही वो वहाँ पे करते हैं। लेकिन यूएसए में अगर कमर्शियल के लिए किया जाए तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है, लार्ज स्केल पे फिर वो अनाज की सप्लाई होती है अनदर कंट्रीज एंड अनदर स्टेट्स ऑल्सो। Canada and Australia, with the help of two cases case studies of farm, हम 2 केस स्टडीज़ के ज़रिए हम पढ़ेंगे, one from India and one from USA. Let us understand about the agriculture in the developing and developed country. हम ये 2 केस स्टडीज़ पढ़ेंगे। इसमें एक फार्म के बारे में बताया जा रहा है, इंडिया के फार्म के बारे में बताया जा रहा है। जो फर्स्ट केस स्टडी है, अ फार्म इन इंडिया। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गाज़ीपुर में एक आदिलाबाद एक जगह है जहाँ पे मुन्ना लाल जो है वो एक छोटा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है इन दिस विलेज। ठीक है,